नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 मई 2023 को कई जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। लगभग 6 जजमेंट्स हैं जो उसमें कुछ रिपोर्टेबल जजमेंट्स और कुछ नॉन रिपोर्टेबल भी हैं। एक में जो है अब रिपोर्टेबल जजमेंट में हम एक बात करते हैं, एक सरफरेसी एक एक्ट है, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है जिसमें सिविल अपील नंबर 3152 टू 3153 ऑफ 2023 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल से ओरिजिनेट हुई थी 5973 टू 5974 ऑफ 2018 की, जिसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट जो कि एक बैंक है, रिस्पोंडेंट एंड अदर्स, रिस्पोंडेंट्स हैं, बैंक एंड अदर्स हैं। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक ऑक्शन परचेजर है और रिस्पोंडेंट नंबर जो 3 है, यहाँ पर मेंशन नहीं अदर्स में आते हैं, वो रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो एक बिल्डर है, बोरोवर है जिन्होंने लोन लिया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 से। रिस्पोंडेंट नंबर 2 भी एक बैंक है जो कि एक मल्टी स्टोरी जो बैंक बिल्डिंग्स के लिए प्रोजेक्ट के लिए उनसे लोन लिया गया था एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 से। चूंकि अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो पेमेंट नहीं कर सके थे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए, इसलिए जो बैंक है उन्होंने एक इनिशिएट की थी प्रोसीडिंग्स, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उन्होंने इनिशिएट की थी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सरफरेसी एक्ट, जिसे सरफरेसी एक्ट मींस जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट है 2002 का। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब बैंक ने जो है प्रॉपर्टीज है वो अटैच कर ली अंडर सेक्शन 13 सब पार्ट 4 के अंदर। अब जो बोरोवर थे उन्होंने फिर आगे ऐसे नंबर की जो एप्लीकेशन है वो फाइल की, सो नंबर एप्लीकेशन थी जो कि DRTA डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल हैदराबाद में फाइल की और 19/2/2018 को बोरोवर को लिबर्टी दी गई कि वो एक लिस्ट ऑफ इंटेंडिंग बायर्स ऑफ द प्रॉपर्टी हैं वो फाइल करें और 25/6/2016 को फिर DRT ने जो है वो परमिट किया कि बैंकों की वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं सेल्स के साथ और लेकिन जो सेल्स है वो कंफर्म नहीं होगी, लेकिन वो सेल्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब आगे प्रोसीड कर सकते हैं जब टिल नेक्स्ट डेट ऑफ द हियरिंग। और इसके बाद 37 जो फ्लैट्स थे जिसमें कुछ जो बोरोवर ने जो फ्लैट्स हैं वो जो है वो सोल्ड कर दिए थे और 7 जो फ्लैट हैं वो सोल्ड कर दिए थे और जो फ्लैट नंबर 6401 नंबर जो फ्लैट है वो 7 फ्लैट्स की श्रेणी में नहीं थे, तो इसलिए एक MOU था वो एंटर हुआ था बिटवीन दी रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड द बोरोवर, कि जिसमें जो रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द फ्लैट नंबर 64101 था कि उसमें लमसम जो अमाउंट था वो 45 लाख का था कंसिडरेशन पे और एग्रीमेंट जो वो इनेक्टेड हुआ था कि 16/6/2016 को ये एक एग्रीमेंट है वो इनेक्ट हुआ था और उसके बाद जो एग्रीमेंट जो इनेक्ट हुआ था जिसमें DRT को नहीं बताया गया था और ना ही कोई परमिशन ली थी कि जो रिगार्डिंग में कि जो 7 जो फ्लैट्स थे उसकी तो परमिशन ले ली गई थी कि हाँ, लेकिन जो 6401 की जो है परमिशन नहीं ली गई थी। उसके बाद पब्लिक ऑक्शन जो लिया गया, पब्लिक ऑक्शन जो था वो 28/7/2016 को पब्लिक ऑक्शन हुआ और जिसमें पब्लिश किया गया 29/7/2016 को और जो प्रॉपर्टी थी फ्लैट नंबर थी वो भी उस ऑक्शन का पार्ट था जो। और इसके बाद बोरोवर ने फिर DRT में अप्रोच किया, एप्लीकेशन की कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको स्टे किया जाए, लेकिन 24/8/2016 को वो जो DRT ने जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी और ई ऑक्शन जो था फिर 31/8/2016 को ई ऑक्शन जो है वो कंडक्ट हो गया था और जो जिसमें अपीलेंट थे वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो सक्सेसफुल बिडर थे, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिडर थे उस फ्लैट नंबर 64101 का और जो बिड अमाउंट भी उन्होंने दे दी 25% की जो बिड अमाउंट थी 6,45,250 की दे दी थी और बैंक ने भी रिसिप्ट भी थी वो इशू कर दी थी जो अपीलेंट को 31/8/2016 को। और इसके बाद जो रिट पिटीशन थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 है उन्होंने एक रिट पिटीशन है वो फाइल की जो कि बैंक है जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, MOU हुआ था रिस्पोंडेंट नंबर 1 और बोरोवर के बीच में। उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की सो एंड सो हाई कोर्ट में और चैलेंज किया ई ऑक्शन को कि जो 28/7/2016 को
जो हुआ है उसको मतलब स्टे किया जाए। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया रिट पिटीशन में कि ऑक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कोई भी चीज जो है इंफॉर्मेशन जो रिट पिटीशन में नहीं मेंशन की गई। और 15/9/2016 को हाई कोर्ट ने जो है वो ऑक्शन को स्टे कर दिया 64101 का, सब्जेक्ट टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 की वो जो बैंक को ना पेमेंट जो है 25,81,000 है बिफोर शेड्यूल डेट एंड टाइम से पहले पहले कर दें। और फिर इसके बाद बैंक ने लेटर इशू किया कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दी है प्रोसीडिंग्स को। और अपीलेंट को जब पता चला कि ऐसे हुआ है तो फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन रिट पिटीशन के अंदर ही एक एप्लीकेशन फाइल की कि इनको इम्प्लीड किया जाए रिट पिटीशन में, और साथ में फाइल काउंटर एफिडेविट फाइल किया, और साथ में ये ग्राउंड उठाया कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि अगर जो भी रेमेडी है वो सेक्शन 17 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर वो फाइल कर सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद बैंक ने भी जो है वो फाइल की काउंटर एफिडेविट फाइल किया जिसके कहा कि इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है। और क्योंकि चूंकि अल्टरनेटिव रेमेडी है सरफेसी एक्ट की वो अवेलेबल है, लेकिन हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी इनकी इम्प्लीटमेंट और एप्लीकेशन, लेकिन जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 की जो रिट पिटीशन थी उसको अलाउड कर दिया। तो मींस काउंटर एफिडेविट को उन्होंने कंसीडर मतलब जो है जो प्रेयर थी डिसमिसल की उसको रिजेक्ट कर दिया और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 की जो रिट पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी डाली हाई कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन भी जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर मतलब जो पीरियड की जो रिव्यू पिटीशन थी वो मतलब जो है खारिज कर दी, डिसमिस कर दी कि रिट जो ऑर्डर है वो एकदम ठीक है। अब यहाँ पर फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, रिट पिटीशन का जो ऑर्डर था और रिव्यू पिटीशन का दोनों का ऑर्डर्स को उन्होंने चैलेंज किया। और सबसे बड़ा ग्राउंड तो यही था कि जब रेमेडी जो है वो अवेलेबल है सेक्शन 17 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर, तो आर्टिकल 226 के अंदर रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तो यही ग्राउंड को कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया और बताया कि जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीरियसली एरर की है, जो हाई कोर्ट ने जो है वो सीरियसली एरर किया और जो इसमें रिट पिटीशन को 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ कर दी, जबकि ई ऑक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। और बैंक ने अपनी एक्सरसाइज की थी पावर अंडर सेक्शन 13 ऑफ सरफेसी एक्ट में। तो इस स्टेज पे ई ऑक्शन जो है वो कंडक्ट 31/8/2016 को हो गया था, जिसमें अपीलेंट ने पार्टिसिपेट किया था और सक्सेसफुल बिडर उनको घोषित कर दिया गया था। और 25% जो अमाउंट है वो ऑलरेडी 31/8/2016 को दे दिए गए थे। और उसके बाद रिट पिटीशन डाली गई है, तब हाई इस ई ऑक्शन को चैलेंज किया गया, जबकि ई ऑक्शन जो है वो कंडक्ट हो चुका था। तो ये एक जो स्टेप्स लिए गए हैं बैंक के सेक्शन 13 सब पार्ट 4 सरफेसी एक्ट में, वो एग्री पर्सन है के पास जो रेमेडी होती है वो सेक्शन 17 के अंदर होती है सरफेसी एक्ट में कि वो अप्रोच करे डीआरटी में। तो लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल थी, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने उनकी जो रिट पिटीशन अलाउ कर दी, इसलिए जो कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर सीरियस एरर की है। तो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट पिटीशन को अलाउ किया। तो ये सारे ग्राउंड्स को देखते हुए जो है पिटीशन को अपीलेंट की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उनको अलाउ कर दिया और साथ डायरेक्शन दी कि जो लीगल हेयर्स हैं जो वो वकेट करें फ्लैट को, और जो दिया गया है ऑर्डर, और जो हाई कोर्ट का जो बेंच जजमेंट ऑर्डर थी उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। और बाकी जो एसोसिएटेड जो कनेक्टेड डायरेक्शंस थी वो साथ में दे दी कि वो 3 मंथ्स के अंदर जो फ्लैट नंबर 1 है वो वकेट करें और उनको अपील को अलाउ कर दिया। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।